प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का यह 8वां भाग है। इसमें आज आप सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं भारत में गांधी जी द्वारा किया गया यह चौथा बड़ा आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद यह चौथा बड़ा आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। भाई बहनों, आंदोलन के परिचय में जो शब्द आता है सविनय अवज्ञा, इसके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। अवज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि आज्ञा की अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा अर्थात विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना। तो जब किसी देश में और उस देश के नागरिक वहां की सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानून के विरुद्ध में एकजुट होकर के और अहिंसात्मक ढंग से विनय पूर्वक उस नियम और कानून की अवहेलना करने लगते हैं, बनाए गए नियमों और कानून का विरोध करने लगते हैं, तो उस स्थिति को सविनय अवज्ञा कहा जाता है। और यह जो स्वरूप एक बृहद बड़े पैमाने पर होता है तो वह आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। जब यह पूरे देश में ऐसा फैल जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है कि सभी लोग और किसी कानून के प्रति, किसी नियम के प्रति और विरोध प्रकट करने लगते हैं, तो इस अवस्था को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। यह पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होता है। कभी कभी आंदोलन के प्रगति में, आंदोलन के विस्तार में हिंसात्मक रूप हो जाता है, लेकिन यह हिंसा जहां हुआ वह आंदोलन सविनय अवज्ञा नहीं रहा, वह फिर क्रांतिकारी स्वरूप उसका हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा अर्थात विनय पूर्वक अहिंसात्मक ढंग से सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम जो समाज के हित में नहीं है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है, जो संवेदना जिसमें नहीं है, उस कानून का विरोध करना, उस कानून का पालन न करना, उसकी अवहेलना करना, यह सविनय अवज्ञा की स्थिति कहलाती है। यह केवल भारत में नहीं, सर्वप्रथम इस आंदोलन की शुरुआत 1689 ईस्वी में और ब्रिटेन में हुआ था, तब जब नागरिक अधिकार का कानून बन रहा था उस समय। इसके बाद 1919 ईस्वी में मिस्र में भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहां के सरकार के विरोध में, अत्याचारपूर्ण सरकार के विरोध में। तो इस प्रकार से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह किसी सरकार या किसी संस्था का विरोध नहीं है। इसमें अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग का विचार है कि सविनय अवज्ञा की स्थिति किसी कानून, किसी सरकार का विरोध नहीं है, बल्कि विनय पूर्वक उस सरकार के प्रति सम्मान और प्रदर्शन प्रकट करना। अब आप कहेंगे कैसे? तो यदि हम किसी कानून या जनता किसी कानून का विरोध करती है, अपना विरोध प्रकट करती है, प्रदर्शन करती है, तो यह हिंसात्मक भी हो सकता है, लेकिन हिंसात्मक नहीं, यह विनय पूर्वक किया जा रहा है। और विनय पूर्वक यह बताया जा रहा है सरकार को कि यह कानून जनता के हित में नहीं है, यह कानून संवेदनहीन है, इससे जनता को कष्ट पहुंच रहा है, इससे जनता प्रताड़ित है। तो इस प्रकार से वह सरकार के प्रति सम्मान प्रकट करना होगा, न कि विरोध करना होगा। सरकार को समझ जाना चाहिए इतने में कि इस कानून से देश की जनता असंतुष्ट है, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में यह जनता का अधिकार है कि वह अहिंसात्मक ढंग से और अपना किसी मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट कर सकती है, धरना दे सकती है। यह जनता को यह अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर सरकार निरंकुश हो जाएगा। तो एक निरंकुश सरकार के विरोध में यह एक प्रकार का सम्मान प्रकट करना हुआ, प्रदर्शन करना हुआ, क्योंकि जनता यह जानते हुए विरोध करती है कि इसके एवज में उसे जेल जाना पड़ सकता है, इसके एवज में उसे सजा मिल सकती है, उसे
अगर क्रूर सरकार है तो उसे फांसी भी हो सकती है, परंतु फिर भी जनता उन नियमों और कानूनों का विरोध करती है या सजा भुगतने को तैयार रहती है। तो इस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि यह किसी सरकार या किसी कानून के प्रति विरोध नहीं, बल्कि यह सम्मान की स्थिति है, और यह सम्मान की स्थिति जनता प्रकट करती है। यदि यही हिंसात्मक ढंग से करे तो यह विरोध हो जाएगा, तोड़ फोड़ करे तो यह विरोध हो जाएगा। तो इसीलिए धरना प्रदर्शन अहिंसात्मक ढंग से किसी नियम का, किसी कानून का या सरकार का विरोध करना कहीं भी उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस प्रकार से जो भारत में आंदोलन शुरू हुआ, या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, यह 2 चरणों में शुरू हुआ। जो पहले चरण की शुरुआत हुई थी यह गांधी जी द्वारा, और 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 और सहयोगियों के साथ और दांडी के लिए प्रस्थान किया गया था, और 6 अप्रैल यानी 24 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद 6 अप्रैल और 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर और नमक बना करके इस नमक कानून को तोड़ा, और नमक कानून को तोड़ने के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। सन 1929 ईस्वी में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने और पूर्ण स्वराज की मांग किया था, और रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था। वह तिरंगा दूसरा था, इस प्रकार का नहीं था, लेकिन तिरंगा था और झंडा फहराया था। उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है। उसी बीच और अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को और यातना देने के लिए, भारतीयों को दबाने के लिए एक नमक कानून बनाया, नमक निर्माण निषेध कानून बनाया, और उस नमक निर्माण निषेध कानून के अंतर्गत कोई भी भारतीय अंग्रेजों की अनुमति के बिना और समुद्र पर नमक नहीं बना सकता था। अर्थात जो नमक विदेशों से आएगा उसी नमक को भारतीय खाएंगे, स्वतः निर्माण नहीं कर सकते। अब यह समस्या पूरे भारतीयों के लिए एक विकराल समस्या हो गई, क्योंकि नमक के बिना कोई भोजन का स्वाद नहीं मिलता, नमक के बिना कोई शरीर में कोई ताकत नहीं मिलती। अर्थात भारतीय लोगों को एक निर्जीव प्राणी के समान, एक कमजोर प्राणी के समान अंग्रेज करना चाहते थे। तो इस स्थिति को देख करके और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया, और 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ, जो वहां से समुद्र तट निकट है, 240 मील दूर है, उस 240 मील दूर की एक लंबी यात्रा, पद यात्रा तय की, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंच करके वहां नमक बनाया, और नमक बना करके उस कानून को तोड़ा, विनय पूर्वक तोड़ा, सविनय पूर्वक तोड़ा, अर्थात सविनय पूर्वक कानून की अवज्ञा किया, सरकार की अवज्ञा किया। इसी को भारतीय इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। आंदोलन की प्रगति में आगे चल करके और जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, नमक जगह जगह समुद्र पर भारतीयों द्वारा नमक बनाए गए, करों की अदायगी बंद कर दी गई, अर्थात भारतीय अब कर नहीं देंगे। महिलाओं द्वारा और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर वहां धरना प्रदर्शन हुआ। सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग दिए। तो ये सब आंदोलन का एक मोटो था, एक लक्ष्य था, और इस लक्ष्य की पूर्ति लोगों ने किया जगह जगह मिल करके, और सब लोग एक सहयोगी बन करके, और ये सारे कार्यक्रम किए। नमक कानून तोड़े, नमक बना करके विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी प्रशासन का बहिष्कार किया, उसमें काम करने वाले लोग नौकरी छोड़ दिए, और साथ ही करों की अदायगी बंद हो गई। अर्थात अंग्रेजों को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए यह कहा गया कि सभी लोग कर देना बंद कर दें, विनय पूर्वक उसको और स्वीकार करें, उसकी अवज्ञा करें, विनय पूर्वक कर न देना स्वीकार करें, और कर देना
कर देने की नियम को, कर देने के सिद्धांत को, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कर देने के कानून को, उसकी अवज्ञा करें। तो इस प्रकार जगह जगह अंग्रेजों के कानून की और अंग्रेज सरकार की अवज्ञा शुरू हो गई। अंग्रेज जो है परेशान हो उठे। तो आगे चल करके और इस आंदोलन की समाप्ति जो होती है वो लॉर्ड इरविन आता है 1930 ईस्वी में। तो लॉर्ड इरविन 5 और मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है और उस समझौते के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। बाद में इस आंदोलन को पुनः प्रारंभ 1932 ईस्वी में 1 जनवरी 1932 ईस्वी किया जाता है, क्योंकि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वह समझौता जो आने वाला उसके बाद एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलिंगटन, वह इस समझौता को नहीं मानता है। तो आंदोलन फिर शुरू होता है, वह 1934 ईस्वी में समाप्त होता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, क्यों हुआ था और क्या क्या उसमें बातें थी उस समझौते के अंतर्गत, तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि समय अधिक हो रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में गांधी इरविन समझौते के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो इन 2 टॉपिकों पर आपको कल यह चर्चा मिलेगी। आज इस वीडियो के साथ इसका लेख भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।